हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट हमारा जीके जीएस के प्रैक्टिस सेशन जो हमारा है, आज शुरू करते हैं आज के सेशन को। और 25 क्वेश्चन हमने पिछले सेशन के अंदर कंप्लीट किए थे केमिस्ट्री के। आज 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है इसी सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या हमें पढ़ना है सर इसके अंदर, क्या हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है कहलाता है। द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड। तो इसने कहा कि भी कोई भी हमारे पास मटेरियल है, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, तुम्हारे आसपास की कोई भी वस्तु उठा लो, आपसे पूछा है कि उसको तोड़ तोड़ के हम सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल बना सकते हैं। कोई भी पार्टिकल हम बना लें, तो बताइए सबसे छोटा ऐसा कौन सा पार्टिकल होगा जो स्वतंत्र रह सकता है। अब एक तो ऑप्शन दे रखा परमाणु। परमाणु के बारे में आप जानते हो कि सर परमाणु अकेला यानी स्वतंत्र रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता सर, इकट्ठा जोड़े के रूप में भी रह सकता है। जैसे हीलियम का परमाणु जो है अकेला रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का अकेला नहीं रहता सर, O2 दो एक साथ रहते हैं। फास्फोरस का अकेला नहीं रह सकता सर, P4 चार रहते हैं। सल्फर S8 रहता है। कार्बन का रह सकता है, कार्बन तो कभी भी दूसरों के साथ हमेशा मिलकर ही रहता है। यानी कि सर कहने की बात यह है कि आपसे पूछा कि कौन सा पार्टिकल है जो सबसे छोटा भी हो और अकेला भी रह सके। तो देखो परमाणु तो आपने देखा सर अकेला रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, कोई श्योरिटी नहीं है। अणु का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा परमाणु हो। तो प्यारे बच्चों, अणु तो स्वतंत्र रह ही सकता है। देखो ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र, एक से ज्यादा कितने भी परमाणु हो। तो अणु यानी ग्रुप ऑफ एटम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर ग्रुप ऑफ एटम, जिसको हम वैसे बोलते हैं सर ग्रुप ऑफ एटम, जिसको प्यारे बच्चों हमारे द्वारा कहा जाता है। तो एटम यानी परमाणु जो है सर वो तो स्वतंत्र रह ही सकता है, वो तो स्वतंत्र सर रह ही सकता है ना, लेकिन नहीं भी रह सकता। मॉलिक्यूल की बात करें तो सर मॉलिक्यूल हमेशा स्वतंत्र रह सकता है, यानी कि एक से ज्यादा एटम का ग्रुप तो हमेशा इंडिविजुअल है। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, आंसर आएगा सर इसका हमारे पास में सही आंसर हमारे पास आएगा सर, जिसको हम बोलेंगे अणु, मॉलिक्यूल सर। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर आएगा सर मॉलिक्यूल। ओके सर, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं सर। किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण जो उस तत्व के गुण धर्म दर्शाता है कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मान लीजिए हमारे पास, आप जानते हो सर केमिस्ट्री के अंदर 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से कुछ मेटल कहते हैं सर, धातु कहते हैं, कुछ को नॉन मेटल यानी अधातु कहते हैं, कुछ को मेटेलॉइड यानी उपधातु कहते हैं। 118 एलिमेंट, 118 तत्व हैं सर, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस प्रकार के। आपसे पूछा कि इन एलिमेंट को तोड़ो तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या बनता है, एटम बनता है सबसे छोटा पार्टिकल। और एटम जो है वो एटम किसी भी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा। मतलब ऑक्सीजन के अंदर जितने गुण है ना, वही सारे के सारे गुण ऑक्सीजन के एक एटम में होंगे। सल्फर जैसे आपने देखा था S8, सल्फर के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी इसके अकेले एटम में भी होती हैं। यानी आपसे पूछा है कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करता है, तो प्यारे बच्चों वो तो एटम होता है ना। तो आंसर आएगा सर ए, यानी कि सर एटम यानी परमाणु वो छोटे से छोटा पार्टिकल है, वो छोटे से छोटा कण है जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम है तो ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, सल्फर का है तो सल्फर की शो करेगा। तो सबसे छोटा तो एटम होता है सर जो प्रॉपर्टी शो करता है, और जो अकेला रह सकता है सबसे छोटा पार्टिकल, वो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं सर। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी केम। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कब आई। देखो प्यारे बच्चों, साइंटिफिक तौर पे जो हमारी आज एक्सपेरिमेंटों वाली साइंस है ना, एक्सपेरिमेंटों वाली साइंस के अंदर सबसे पहले परमाणु की खोज कब हुई। देखो भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार तो आपने पढ़ा था पीछे वाले सेशन के अंदर कि सर लगभग 2-2.5 हजार साल पहले हमें कणाद ने बताई थी। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पे जो साइंस है ना, जो एक्सपेरिमेंट वाली साइंस शुरू हुई थी आज से 200-250 साल पहले,
उस साइंस के अंदर सबसे पहले प्यारे बच्चों एटम की खोज करी थी जॉन डाल्टन ने, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने करी थी। और जॉन डाल्टन ने जो खोज करी थी ना परमाणु की, जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था वो 1803 से 1807 के बीच आया था प्यारे बच्चों। यहाँ भी यही पूछा है कि परमाणु सिद्धांत कब आया, यानी परमाणु की खोज कब हुई। तो देखो एग्जैक्टली तो ये नहीं है कहीं भी, लेकिन इसके बीच का कोई भी एक ऑप्शन आंसर हो सकता है ना। सी वाले में देखो 1806 से 7 आप कर सकते हो, इसके बीच में ही पड़ती है डेट। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था 1806 से 7 में। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन है 1897 में यह किसने यह प्रस्तावित किया कि सबसे हल्का धन आवेशित कण प्रोटॉन है। यानी कि सर देखिए प्रोटॉन के बारे में आप सारे बच्चे जानते हो सर, एक प्रोटॉन नाम की चीज होती है जो परमाणु के अंदर न्यूक्लियस में पाई जाती है, नाभिक में पाई जाती है। ये किसने कहा था कि सबसे हल्का धन आवेशित कण यानी सबसे हल्का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस दुनिया के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन से हल्का कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है। ये किसने बताई थी? क्या डाल्टन ने कही थी, क्या रदरफोर्ड ने कही थी, या न्यूटन ने कही थी, या विल्हेम विन ने कहा था प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आपके साथ हैं, तो आप सही आंसर होगा सर विल्हेम विन। और मुझे पता आपने कभी नहीं सुना होगा इस व्यक्ति के बारे में, लेकिन आंसर यही है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं निकाल के लाया। अब सर अगला क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है? जे थॉमसन मॉडल आया, जे थॉमसन मॉडल कब आया था सर? जे थॉमसन मॉडल 1906 में, 1911 में, 1910 में, 1912 में। तो प्यारे बच्चों देखिए जे थॉमसन मॉडल जो है सर ये आया था 1911 में। जो आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनके अकॉर्डिंग सर कब आया था ये 1911 में आया था प्यारे बच्चों। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल जो है सर ये कब आया था? सॉरी नहीं, जे थॉमसन नहीं, वो तो रदरफोर्ड था भाई प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड था वो तो। जे थॉमसन मॉडल वैसे आया था 1903 में, 1903 में आया था प्यारे बच्चों। जे थॉमसन मॉडल 1903 में आया था सर। ओके 1903 में आया, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही नहीं है सर। तो 1903 के सबसे पास वाले डेट आप आंसर लगा सकते हो। क्या लगाओगे? 1906 लगा सकते हो। क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो डेट पढ़ी है वो एग्जैक्टली आपके किसी भी ऑप्शन में ना हो, तो उसके सबसे पास वाला आंसर लगा दिया करो। वैसे मैंने एग्जैक्टली भी आंसर बता दिया आपको, 1903 में आया था जे थॉमसन मॉडल जिसको हम कहते हैं। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था प्यारे बच्चों, लेकिन एग्जाम में पूछेगा जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किस में मिला था? अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे, लेकिन याद रखना इनको मिला था फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री से कहीं ज़्यादा योगदान जे थॉमसन के फिजिक्स में है। ये गलती मत करना कभी आप केमिस्ट्री बता दो। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारा जेम्स चैडविक थे। जेम्स चैडविक क्या थे? खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोनॉमर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, या जीव विज्ञानी थे? प्यारे बच्चों जीव विज्ञानी थे, गलती मत करना, आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हो लेकिन जीव विज्ञानी थे। ये कंफ्यूजन आज क्लियर कर लो आप सारी की सारी अपने। उसके बाद है सर आपके सामने लिखा हुआ है आयरन की संयोजकता। ये प्यारे बच्चों आपका आयरन है, आयरन। आयरन की संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी ऑफ आयरन प्यारे बच्चों, वैलेंसी ऑफ आयरन आपसे पूछा गया है। आयरन की वैलेंसी कितनी होती है प्यारे बच्चों? आयरन की संयोजकता जल्दी से बताइए, आप सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, आयरन की वैलेंसी प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए यहां पर आपको एक ऑप्शन 2 दिया हुआ है, इसको 6 की बजाय आप 3 करिए। आयरन की वैलेंसी, दोनों ही ऑप्शन मैंने इस प्रकार से छांट के आपको दे रखे हैं कि आपको नया ज्ञान बढ़े आपका। तो देखिए वैलेंसी क्या होती है पहले मैं आपको बताऊं। जनरली अगर देखा जाए सर, एक एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, प्रत्येक एलिमेंट का एक परमाणु क्रमांक होता है। आयरन जो है सर हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26 होता है। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो इसका कितना होता है प्यारे बच्चों? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यस आयरन 26 होता है। अब आप देखो 26 को हम कक्षाओं में भरते हैं, जितना भी जिसका एटॉमिक नंबर है ना उस एलिमेंट के पास उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास में उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरते हैं, आपने सीखा होगा कंसेप्चुअली, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में अगर हमारे पास 18 हैं तो 18 भर सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब
18 भर सकते हो, 18 नहीं है तो 8 भी भर सकते हो। तो सर कितने भर दिए? 8 भर दिए, मान लो 18 नहीं है। अगली में फिर से 8, अगली में फिर से 8 भर सकते हो प्यारे बच्चों आप। वैसे एग्जैक्टली भरने का तरीका क्या होता है, मैं आपको कंप्लीट तरीका आपको बताऊं। कंप्लीट तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो पहली कक्षा में 2 भरते हैं, फिर 8, तीसरी में भरते हैं प्यारे बच्चों 18, तीसरी में भरते हैं सर 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बचे कितने हुए हैं? 16 ही भरे बचे हुए हैं ना। इसको 18 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको चाहिए सर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए प्यारे बच्चों? 2 चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपनी कक्षा को पूरे करने के लिए, उसको कहते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी, संयोजकता कहते हैं प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको कंसेप्टों में सिखाई है, संयोजकता कहते हैं सर। अब आयरन की संयोजकता सामान्य तौर पे कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस क्या होता है प्यारे बच्चों कि आयरन जो है वो 3 वैलेंसी भी शो कर सकता है। ये नई बात ध्यान रखना, ये नई बात ध्यान रखना कि आयरन जो है वो 2 तो होती है वैलेंसी जैसा आपने सीखा, लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या होता है, इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है। इसका मतलब सर सही आंसर क्या होगा हमारे पास में? सही आंसर सर इस क्वेश्चन का हमारे पास में जो होगा वो होगा सर सी आंसर आएगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, सही आंसर आएगा सर इसका सी आएगा सर। सी आंसर आप याद रखिएगा सर, जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना है प्यारे बच्चों। क्लियर है बात? क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑप्शन जो थोड़ी सी मिस्टेक थी प्रिंटिंग में उसको मैंने प्यारे बच्चों सही कर दिया। ठीक है, ये 3 आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है सर, इसके बाद सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? सल्फर कैन बी ए वैलेंसी। सल्फर की संयोजकता हो सकती है सर। ठीक है, अब की बार सल्फर के लिए बताओ प्यारे बच्चों। संयोजकता तो मैंने सिखा दिया आपको, एक तो सामान्य होती है, कुछ होती है एक्सेप्शनल केस। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है सर, 15 होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर। ठीक है, सॉरी 16 होता है सल्फर का प्यारे बच्चों, 15 तो फास्फोरस का होता है, 16 होता है सर। 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 8 दूसरी में, बच गए तीसरी में 6। अब तीसरी कक्षा में तो 18 पूरे करने होते हैं, लेकिन 18 अगर पूरे नहीं हो रहे हो तो पहले कोशिश 8 की होती है। 8 पूरे करने के लिए 2 चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी 2 मानी जाती है। तो 2 तो होती ही है प्यारे बच्चों वैलेंसी, लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। एक्सेप्शनल केस होते हैं सल्फर के बारे में। यहाँ मैं आपको वही कंटेंट क्लियर करवा रहा हूँ जो एक्सेप्शनल केस है और पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आंसर आएगा सर डी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 34 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है सर, यहाँ पर दिया गया हमें CO6 लिखा हुआ प्यारे बच्चों ये, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर CO3 होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा CO3, जिसको आप बोलते हो कार्बोनेट। क्या बोलते हो? जिसको आप कार्बोनेट बोलते हो प्यारे बच्चों। तो कार्बोनेट, ये जो CO3 है आपका, CO3 कार्बोनेट के बारे में आपसे पूछा है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी संयोजकता क्या होती है। यानी कार्बोनेट के ऊपर कई बार आपने है ना एक चार्ज लिखा देखा होगा, यहाँ पर 2, 3 जो भी 5 जो भी लिखा होता है, इसके ऊपर एक चार्ज लिखा होता है, इसकी वैलेंसी होती है। तो ये आपने सीधी याद करने की बात है प्यारे बच्चों। CO3 जो कार्बोनेट है ना, इसकी वैलेंसी कितनी होती है सर? इसकी होती है -2। ए आंसर आएगा सर 34 का। ऐसे ही SO4 सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी भी प्यारे बच्चों आपको याद होनी चाहिए। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है सर? इसके भी होती है -2, इसकी भी -2 सर। एक फास्फोरस के लिए, और बताओ प्यारे बच्चों फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है सर? फास्फोरस के लिए आपसे पूछा गया है, तो फास्फोरस की वैलेंसी प्यारे बच्चों आपसे पूछे क्या 6 होती है या कितनी होती है सर? ठीक है, 2 ऑप्शन आपके पास हैं प्यारे बच्चों, और फास्फोरस के अंदर यहाँ पर आप ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा 3 आप रखें। ठीक है, तो फास्फोरस की संयोजकता क्या होती है सर? देयर में भी कनेक्टिविटी या वैलेंसी, आप इसको ज़्यादा सही बोल सकते हो प्यारे बच्चों।
ठीक है। कनेक्टिविटी तो जस्ट एक इंग्लिश की टर्म हमारी हो गई, वैसे इसको आप अपनी तरफ से साइंस में बोलोगे तो साइंस के अंदर इसको आप वैलेंसी आप ज़्यादा सही कह सकते हो। तो वैलेंसी आपसे पूछिए प्यारे बच्चों फास्फोरस की, क्या होगी सर वैलेंसी? तो वैलेंसी होगी प्यारे बच्चों फास्फोरस की, क्या 3 होगी या 5 होगी? देखो 15 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब 2 पहली सेल में भर गए और दूसरी सेल में कितने भर गए सर? 8, बच गए 5, यानी इसको 8 पूरे करने हैं ना, 8 पूरे करने के लिए 3 लेने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों इसकी वैलेंसी क्या होती है? 3 तो होती ही है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में 5 भी होती है, इसलिए सही आंसर होगा सर सी वाला। सी वाला आंसर प्यारे बच्चों इसका सही होगा सर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये भी आपने याद कर लिया होगा। देखो अब कहोगे सर क्या सभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे सर एक्सेप्शनल केस वाले? प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो आसान आएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको इन क्वेश्चंस के द्वारा कुछ नई बातें, सारी नई बातें, यानी मैं सबसे क्रिटिकल, सबसे मुश्किल पेपर समझ के ये चीजें आपको सिखा रहा हूं। अब नॉर्मल सी बात तो सबको पता है, इसमें मेरी आवश्यकता क्या है फिर आपको? वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में 20% पेपर भी मुश्किल आ गया तो आपके मेरिट लिस्ट बनाने के लिए तो बहुत सफिशियंट है वो। तो आपको मेरिट में आना है तो वो 20% डिफिकल्ट पेपर के लिए भी तैयार रहें आप, तो सही आएगा सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन सर, NO3 नाइट्रेट जो है इसकी संयोजकता क्या होती है प्यारे बच्चों? तो इसकी होगी सर -1, नाइट्रेट की होती है सर -1, ठीक है। नाइट्रेट की क्या होती है प्यारे बच्चों? आप सभी ने देखा होगा -1 सर। उसके बाद सर हमारे पास फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट की होती है वैलेंसी प्यारे बच्चों -3। अब अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास, और ये क्वेश्चन हमारा हमें क्या कहता है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए पहले किस संकेत को लिखते हैं? जैसे आप सोडियम क्लोराइड लिखते हो तो NaCl लिखते हो ना प्यारे बच्चों, ClNa तो नहीं लिखते हो, है ना। यानी कि सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले तो आप मेटल को लिखते हो, फिर नॉन मेटल को, यानी कि सर पहले धातु को लिखा जाता है फिर है धातु को। यही तो पूछा है कि पहले किसको लिखते हैं, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए पहले किसको लिखते हैं? तो पहले लिखते हैं सर हम किसको? धातु को, मेटल को लिखते हैं सर। अब अगला क्वेश्चन हमसे कहता है सर, R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता सर्वप्रथम कहां लगाया? देखो आप सारे जानते हो कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसके ऊपर सर 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है नेगेटिव का। ये चार्ज होता है, सबको पता है, लेकिन ये चार्ज का पता किसने लगाया था? सबसे पहले याद रखना R.A. मिलिकन ने लगाया था। कहां लगाया था? सबसे पहले तेल की बूंद पर प्यारे बच्चों, ऑयल ड्रॉप के ऊपर सबसे पहले इन्होंने पता लगाया था। क्लियर है बात? ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 41। चार्ज बाय मास, ये जो EM है ना प्यारे बच्चों, इसको चार्ज बाय मास टर्म यूज किया जाता है। चार्ज बाय मास की एक फिक्स वैल्यू होती है। ये चार्ज बाय मास की फिक्स वैल्यू क्या होती है वो आपसे पूछा, 4 ऑप्शन है, तो ये मैंने छांट के आपके लिए लिख रखा क्वेश्चन। चार्ज बाय मास आवेश बटे द्रव्यमान का मान होता है ये वाला प्यारे बच्चों, ठीक है। कूलम पर किलोग्राम इसकी यूनिट होती है, तो चार्ज बाय मास की वैल्यू है। इसके बाद सर क्वेश्चन अगला हमें कहता है कैनाल किरणें कहा जाता है, कैनाल रेज आर कॉल्ड। कैनाल किरणें किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या एनोड किरणों को कहते हैं, या एक्स किरणों को कहते हैं, या गामा किरणों को कहते हैं, या सर किसी को नहीं कहते? तो प्यारे बच्चों कैनाल किरणें हम कहते हैं एनोड किरणों को, ठीक है, एनोड किरणों को। और एनोड किरणें किससे बनी होती हैं? प्रोटॉन से बनी होती हैं। प्रोटॉन की जो धारा है, प्रोटॉन का जो फ्लो है ना, लगातार प्रोटॉन किसी स्थान से निकल रहे हों, लगातार प्रोटॉन किसी स्थान से निकल रहे हों, तो ये धारा जो है ना, प्रोटॉन का फ्लो है, इनको कैनाल किरणें कहते हैं। और साथ में एनोड भी बोलते हैं इनको सर, क्योंकि ये एनोड से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है सर मैडम क्यूरी के जन्म स्थान के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया? विच एलिमेंट वाज नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ मैडम क्यूरी? मैडम क्यूरी कहां से थी प्यारे बच्चों? वो थी पोलैंड से। मैडम क्यूरी ने रेडियम एलिमेंट की खोज की थी, पोलैंड से थी प्यारे बच्चों। और उनके देश के नाम पे, उनके जन्म स्थान के नाम पे किस एलिमेंट का नाम रखा गया? देखो पोलैंड से क्या बन सकता? पोलैंड से रेडियम तो नहीं बन सकता, यूरेनियम नहीं बन सकता, पोलोनियम बन सकता है। सही आंसर होगा सर पोलोनियम इसका आंसर। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन कहता है यूरेनियम से 400 गुना ज्यादा रेडियोस्क्रिय तत्व कौन सा होता है? देखो प्यारे बच्चों, रेडियोस्क्रिय का मतलब क्या है? हमारे केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने आप में स्टेबल नहीं होते, जो अपने आप में प्यारे बच्चों स्थायी नहीं होते हैं, यानी लगातार टूटते रहते हैं,
अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए प्यारे बच्चों कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लगातार टूटते रहते हैं, उन एलिमेंटों को कहते हैं रेडियो एक्टिव। तो यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पूछा कि यूरेनियम की तुलना में 400 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है। यूरेनियम से भी 400 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, 400 गुना ज़्यादा टूटता है, वो होता है सर पोलोनियम। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? वो होता है सर पोलोनियम। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरेनियम से 900 गुना ज़्यादा भारी, ज़्यादा रेडियोस्क्रिय तत्व बताओ। ऐसा एलिमेंट जो यूरेनियम से भी 900 गुना ज़्यादा शक्ति से टूटता है, कौन सा एलिमेंट होता है? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों रेडियम होगा आपका आंसर, रेडियम होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 46। हमें क्या कहता है प्यारे बच्चों? ये हमें कहता है सर जे थॉमसन के अनुसार परमाणु की त्रिज्या क्या थी। जे थॉमसन ने अभी पीछे आपने पढ़ा था कि 1903 में परमाणु के बारे में अपना सिद्धांत दिया था, और उन्होंने परमाणु जो है ना प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा था कि एटम जो होता है उसकी जो रेडियस है सेंटर से लेकर ये दूरी, इन्होंने कितनी बताई थी प्यारे बच्चों? इन्होंने बताई थी 10⁻⁻10 मीटर। और 10⁻⁻10 मीटर को ही प्यारे बच्चों हम एक और नाम देते हैं आजकल, उसको 1 एंगस्ट्रम कहते हैं, सिंबल होता है। तो प्यारे बच्चों दोनों का मतलब सेम ही है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा इसका। बहुत सर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सर हमें थॉमसन को नोबेल किस क्षेत्र में मिला था। देखिए क्वेश्चन मैंने आज ही के सेशन में बताया था, जरा याद कीजिए आप सारे बच्चे जरा याद करिए इस बात को कि मैंने आपको क्या बताया था इसका आंसर। क्या मैंने आपको आंसर बताया था? थॉमसन को नोबेल किस क्षेत्र में मिला था? क्या रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में मिला था, या फिजिक्स के अंदर मिला था प्यारे बच्चों, या जीव विज्ञान में? तो मैंने बताया था फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार प्यारे बच्चों मिला था सर। क्वेश्चन नंबर 48 आपको कहता है प्यारे बच्चों, 48 कहता है नील्स बोर ने अपना मॉडल कब दिया सर? तो प्यारे बच्चों 1911 के आसपास तो दिया था रदरफोर्ड ने, तो नील्स बोर ने उसके जस्ट बाद दिया था, तो 1912 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा सर 1912, नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया था। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन 49 आपको कहता है कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज करने में जे थॉमसन की मदद किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। इलेक्ट्रॉन की खोज तो आप जानते ही हो कि जे थॉमसन ने करी थी सर, लेकिन उसकी खोज जो की थी जे थॉमसन ने, उसकी मदद किसने की थी खोज करने में? तो इनमें से सही आंसर होगा सर विलियम क्रुक्स, जिसको हम कहेंगे विलियम क्रुक्स प्यारे बच्चों, जिसको कहा जाएगा सर, इन्होंने उसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन जो है सर, इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे पास में हुई थी सर 1897 में। प्रोटॉन जो है सर उसकी खोज हुई थी 1886 में। और न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल होता है प्यारे बच्चों, इसकी खोज हुई थी 1932 के अंदर। ठीक है ना, इस बात को आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको ये बात। अब बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपको कहता है सर नाभिक की खोज किसने की थी? द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय प्यारे बच्चों। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी सर? क्या रदरफोर्ड ने की थी, क्रुक्स ने की थी, डाल्टन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों देखो न्यूक्लियस की खोज किसने की? सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था डाल्टन ने। आप सारे बच्चे जानते हैं सर सबसे पहला एटॉमिक मॉडल तो दिया था जॉन डाल्टन ने। दूसरा एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? दूसरा दिया था सर जे थॉमसन ने। तीसरा एटॉमिक मॉडल दिया था सर आपका रदरफोर्ड ने। पहले मॉडल के अंदर बताया था कि एटम नाम की कोई चीज़ होती है, जे थॉमसन ने कहा था उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, रदरफोर्ड ने कहा था उसके अंदर नाभिक भी होता है। तो नाभिक की खोज किसने की थी सर? रदरफोर्ड ने करी थी। तो ये प्यारे बच्चों आज का हमारा जो सेशन था, आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, आज के हमारे सेशन का सर लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी ने, उम्मीद करता हूं कितना आपको समझ में आया होगा कि मैं जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर इजी एंड टफ सभी प्रकार के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों। अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छी प्रकार से कर लेते हो ना, तो मानिए आप क्या बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं रह सकते। नियत से अगर आप करते हो, तो नियत से प्यारे बच्चों अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों रह सकते हो किसी भी प्रकार से। तो प्यारे बच्चों बस आप सभी के लिए ही मेहनत करके सारे के सारे सेगमेंट, ये सारे के सारे सेशन, ये क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। जितने आपके साथी जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करें, सभी साथियों तक आप इनकी चर्चा करें, इनकी जानकारी दें, ताकि बच्चा जो भी जहाँ भी भटक रहा है, क्योंकि जीके जीएस का सब्जेक्ट तो अनंत एक प्रकार से है, लेकिन तुम्हें क्या करना है प्यारे बच्चों, वो अनंत नहीं है, वो लिमिटेड है। और लिमिटेड है वो आप अनुभव के आधार पर उसका पता किया जा सकता है। तो अनुभव है हमारा, आप लोगों के काम आएगा। बाकी तो बुक्स देखो मार्केट में कमी थोड़ी है, लेकिन अनुभव की कमी है प्यारे बच्चों।
अनुभव शेयर करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो इसको आप अच्छी प्रकार से करिएगा प्यारे बच्चों। मुलाकात होगी फिर अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।